जोहार और जय धर्म द ट्राइबल पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आदिवासी युवाओं की उपलब्धियों पर, उनकी कहानियों पर। और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं, एक ऐसी शख्सियत जिनकी जड़ें झारखंड के जंगलों से जुड़ी हैं, जिनका बचपन प्रकृति की गोद में बीता और जिनकी कलम ने आदिवासी जीवन, उनके संघर्ष, उनकी जिजीविषा को शब्दों में ढाला है और उसे राष्ट्रीय पटल तक पहुंचाया है। हम बात कर रहे हैं कवयित्री पार्वती तिर्की जी की, जिन्हें उनके कविता संग्रह फिर उगना के लिए 2025 के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनकी एक कविता की पंक्ति है, हमें मिटाया गया लेकिन हर बार हम फिर उगे। पार्वती जी, शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार, बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। पार्वती जी, आपकी कविताओं को पढ़कर सुनकर ऐसा लगता है जैसे मिट्टी की महक आ रही हो, जंगल की आवाजें सुनाई दे रही हो। हम आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे। कहाँ हुआ जन्म, कैसा था वो माहौल जहाँ पली बढ़ी? जी, मेरा जन्म झारखंड के गुमला जिले के एक गांव में हुआ। एक साधारण सा आदिवासी परिवार था हमारा। जीवन बहुत सीधा साधा था, प्रकृति से एकदम जुड़ा हुआ। घर के आसपास खेत थे, जंगल थे। सुबह उठते तो पक्षियों की आवाज आती थी, शाम को कभी कभी दूर से मांदर और नगाड़ों की आवाजें। अच्छा। वो त्योहारों की रौनक। खेतों में लोग काम कर रहे हैं। हाँ, रात में दादी नानी कहानियां सुनाती थीं। बस यही सब था। और ये जो पेड़, नदी, जानवर है ना, ये सिर्फ चीजें नहीं थीं। ऐसा लगता था जैसे वो भी जी रहे हैं हमारे साथ, बातें कर रहे हैं। जी। शायद यही सब है जो मेरी कविताओं में बार बार आ जाता है, क्योंकि ये मेरा अनुभव है, मेरा सच है। बिल्कुल। और परिवार का कितना असर रहा? परवरिश में, आपकी सोच को बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसका रहा? मेरे परिवार में माता पिता हैं, मेरी 3 बहनें हैं और 2 भाई। पिताजी सरकारी नौकरी में थे। वो बहुत अनुशासन वाले थे, पर उतने ही संवेदनशील भी। माँ घर संभालती थी, लेकिन वो सिर्फ देखभाल नहीं करती थी। उन्होंने मुझे लोकगीत सिखाए। अच्छा। प्रकृति की छोटी छोटी बातें समझाएं, जीवन को कैसे देखना है, उसकी सहजता, ये माँ से सीखा। और मेरी बड़ी बहन, वो मेरी पहली श्रोता थी। हाँ, कुछ भी लिखती थी सबसे पहले उसी को सुनाती थी। सच कहूं तो पूरे परिवार का, खासकर मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट रहा। उन्होंने हमेशा हौसला दिया, मेरे सपनों को जैसे एक खुला आसमान दिया उड़ने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बचपन में तो बहुत सारे सपने होते हैं, कभी डॉक्टर, कभी टीचर। क्या आपने कभी सोचा था कि आप कवयित्री बनेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था। कभी लगता था डॉक्टर बनूंगी, कभी टीचर। शब्दों से लगाव तो था, हाँ। चीजों को देखती थी, मन में कहानियां बनाती थी, प्रकृति से जैसे बातें करती थी। स्कूल में एक बार कविता प्रतियोगिता हुई, बस ऐसे हिस्सा ले लिया। शायद वहीं से वो बीज पड़ गया अनजाने में। धीरे धीरे लगा कि मेरे पास कुछ है कहने को, कुछ ऐसा जो मेरे आसपास की दुनिया से, मेरी मिट्टी से जुड़ा है। तब लगा कि कविता शायद बाहर से नहीं आती, वो तो अंदर ही होती है, बस उसे रास्ता देना होता है। तो ये जो गांव का माहौल था, आपका परिवेश, क्या ये आपकी रचनात्मकता की पहली पाठशाला बना? इसने कविताओं को कैसे गढ़ा? बिल्कुल, मेरा गांव ही मेरी पहली पाठशाला था। वहां के लोग, उनके गीत, उनकी चुप्पी भी बहुत कुछ सिखाती थी। उनका जीवन जीने का तरीका। जी। मैंने वही सीखा कि प्रकृति कैसे हमसे बात करती है लगातार, बस हमें सुनना होता है। वहाँ की सादगी, वहाँ का संघर्ष, वहाँ का सौंदर्य, ये सब मेरी सोच में रच बस गया और फिर धीरे धीरे कविताओं में उतरता गया। आपकी मातृभाषा कुड़ुक है। कैसा रिश्ता है आपका अपनी मातृभाषा से? कुड़ुक वो मेरे लिए सिर्फ बोलने की भाषा नहीं है, वो मेरी पहचान है, मेरी सोच है, मेरी यादें हैं। मेरे पुरखों के गीत, उनकी कहानियां, सब उसी में है। अक्सर जब बहुत इमोशनल होती हूँ या थक जाती हूँ तो मुंह से कुड़ुक शब्द ही निकलते हैं। वो मुझे मेरी जड़ों से जोड़े रखती है। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं आगे कुड़ुक में भी लिखूं। अच्छा। ताकि हमारी जो मौखिक परंपरा है, वो कहानियां, वो गीत, वो लिखे भी जाएं, सहेजे जाएं। ये बहुत अच्छी सोच है। चलिए अब आपकी पढ़ाई की बात करते हैं। गुमला के जवाहर नवोदय विद्यालय से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU तक ये सफर कैसा रहा? जी, स्कूलिंग मेरी जवाहर नवोदय विद्यालय गुमला से हुई। नवोदय का माहौल पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा था। वहाँ आत्मविश्वास काफी बढ़ा और पहली बार घर से दूर रहने का अनुभव भी मिला। हाँ, वो तो होता ही है।
उसके बाद मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU आ गई। वहां से हिंदी साहित्य में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। बनारस तो एक अलग ही दुनिया थी। वहां के संस्कृति, वो गलियां, वो माहौल और खासकर वहां की जो साहित्यिक दुनिया थी, उसने मेरी सोच को बहुत बहुत विस्तार दिया। तो क्या BHU में ही साहित्य की तरफ आपका रुझान और पक्का हुआ, मतलब उसे गंभीरता से लेना शुरू किया? जी हाँ, बिल्कुल। BHU में आकर ही मैंने साहित्य को सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह नहीं देखा, जी। बल्कि जीवन को, समाज को, अपनी पहचान को, इन सबको समझने का एक नजरिया मिला साहित्य से। जी। लाइब्रेरी में घंटों बैठना, टीचर से सीखना, दोस्तों के साथ लिटरेचर पे बहस करना, इन सब ने मुझे बहुत कुछ दिया। यहीं मैंने अपने आदिवासी समाज और इसकी पहचान को साहित्य के नजरिए से देखना, सोचना शुरू किया। आपने PhD भी की। कुड़ुक आदिवासी गीत, जीवन राग और जीवन संघर्ष। वो गीत सिर्फ गाने नहीं हैं, उनमें इतिहास है, दर्शन है, सुख दुख की कहानियां हैं। प्रकृति से रिश्ता कैसा है, संघर्ष कैसा है, विरोध कैसे करते हैं, सब कुछ है उन गीतों में। इस रिसर्च से मुझे ये समझ आया कि हमारे पुरखों ने कैसे गीतों के जरिए अपना ज्ञान, अपना अनुभव, अपनी भावनाएं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाई हैं। तो ये मेरे लिए सिर्फ डिग्री नहीं थी, ये अपने समाज से एक तरह का संवाद था। इस पूरी यात्रा में स्कूल से यूनिवर्सिटी, रिसर्च तक, क्या कभी अपनी आदिवासी पृष्ठभूमि की वजह से कुछ मुश्किलें आईं, कुछ चुनौतियां? हाँ, चुनौतियां तो आती हैं। शुरू में कभी भाषा को लेकर थोड़ी झिझक हुई, कभी लगा कि यहाँ तक, मतलब हायर एजुकेशन तक पहुँचना ही अपने आप में एक संघर्ष है। कुछ पूर्वाग्रह भी महसूस होते हैं, जैसे लोग सोचते हैं कि आदिवासी बच्चे शायद उतने काबिल नहीं होंगे एकेडमिक्स में, या साहित्य जैसी चीजों में उनका क्या काम, ऐसी बातें। लेकिन मैंने इन चुनौतियों को कभी खुद पर हावी नहीं होने दिया। मुझे लगता है हर चुनौती एक मौका भी देती है खुद को साबित करने का, अपनी बात रखने का। मैंने बस उसी पर ध्यान दिया। कोई खास टीचर या दोस्त जिन्होंने आपको इस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया हो? हाँ, BHU में मेरे एक प्रोफेसर थे, डॉक्टर त्रिपाठी। उन्होंने मेरी शुरू की कविताएं पढ़ी और कहा था, पार्वती, तुम्हारी कविताओं में तुम्हारी मिट्टी की गंध है, इसे कभी खोने मत देना। वाह! उनकी ये बात मुझे हमेशा याद रही। और एक दोस्त थी सहपाठी, अनुजा, उसने भी हमेशा मुझे लिखने के लिए बहुत हौसला दिया, मेरी कविताओं को गंभीरता से लिया। कभी कभी किसी के कहे 2 शब्द ही आपको बहुत हिम्मत दे जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, आपकी पहली कविता कब छपी और कहाँ? वो अनुभव कैसा था? पहली कविता तब छपी थी जब मैं नवोदय में थी, शायद 9वीं या 10वीं क्लास में। अच्छा। एक लोकल मैगजीन थी, उसमें आई थी। प्रकृति पर ही एक छोटी सी कविता थी। जब मैंने उसे छपा हुआ देखा ना, तो बहुत खुशी हुई। लगा कि अरे, मेरी बात का भी कोई वजन है, उसे भी जगह मिल सकती है। उस छोटी सी घटना ने मुझे लिखने के लिए और हिम्मत दी। लगा कि हाँ, मुझे लिखते रहना चाहिए। और फिर आया आपका चर्चित कविता संग्रह फिर उगना। ये शीर्षक, ये सिर्फ एक नाम है या इसके पीछे कोई गहरा अर्थ, कोई दर्शन है? ये मेरे लिए सिर्फ एक शीर्षक नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है, खासकर आदिवासी समाज के संदर्भ में। अगर आप इतिहास देखें तो आदिवासी समाजों को बार बार हाशिए पर धकेला गया है। उनकी संस्कृति, भाषा, पहचान सब मिटाने की कोशिशें हुई हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन जैसे बीज मिट्टी में दब जाता है, पर सही मौसम आने पर फिर से उगाता है, अंकुरित होता है, वैसे ही हमारा समाज भी तमाम मुश्किलों के बाद भी बार बार अपनी जिजीविषा, अपनी संस्कृति के साथ फिर उगता रहा है। क्या बात है। मेरी कविताएं उसी संघर्ष की, उसी लचीलेपन की, उसी पुनर्जीवन की बात करती हैं। ये शीर्षक उस उम्मीद का प्रतीक है जो कभी खत्म नहीं होती। आपकी कविताओं में प्रकृति बहुत ज्यादा आती है। जंगल, पेड़, नदी, चिड़िया, ये क्या सिर्फ बैकग्राउंड है या इससे ज्यादा कुछ है? नहीं, ये सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, ये मेरे जीवन का, मेरी सोच का हिस्सा है। मैं जंगल में पली बड़ी हूँ। वहां पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं होता, नदी सिर्फ पानी नहीं होती, चिड़िया सिर्फ पक्षी नहीं। वो सब जीवंत लगते हैं, साथी लगते हैं, उनसे एक रिश्ता सा महसूस होता है। मुझे लगता है आज जब हम प्रकृति से इतना कट रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं खुद से भी कट रहे हैं। मेरी कविताएं उस रिश्ते को, उसे याद दिलाने की, उसे फिर से महसूस करने की एक कोशिश है। प्रकृति मेरी कविताओं में किरदार की तरह है। वो बोलती है, महसूस करती है, सिखाती है। इन कविताओं के जरिए आप पाठकों तक क्या पहुंचाना चाहती हैं?
क्या कोई खास संदेश है? मैं ये बताना चाहती हूँ कि आदिवासी जीवन सिर्फ संघर्ष या कमी की कहानी नहीं है। इसमें बहुत गहरा सौंदर्य है, संवेदना है, प्रकृति से जुड़ाव का एक अलग ही दर्शन है और रचने की, सृजन की अद्भुत क्षमता है। जी। हमारी संस्कृति बहुत बहुत रिच है, बहुत गहरी है। मैं चाहती हूँ कि पाठक मेरी कविताओं से उस दुनिया को महसूस करें, उसकी जटिलता को, उसकी खूबसूरती को समझें और वो जो एक बनी बनाई छवि है ना आदिवासी समाज की, उससे बाहर निकलें। कोई ऐसी कविता जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब हो, जिसे आप अपनी सबसे खास रचना मानती हो? चुनना तो मुश्किल है, लेकिन एक कविता है नकदौड़ा चिड़िया। नकदौड़ा चिड़िया? हाँ, ये मेरी दादी की याद से जुड़ी है। दादी एक खास चिड़िया के बारे में बताती थी, नकदौड़ा। उसकी आवाज सुबह सुबह सुनाई देती थी और बहुत शुभ मानी जाती थी। तो वो चिड़िया और दादी की यादें इस कविता में एक साथ आती हैं। ये कविता मुझे हमेशा याद दिलाती है कि यादें कैसे जिंदा रहती हैं, कैसे जो लोग चले जाते हैं वो भी हमारी कहानियों में, हमारी कविताओं में जिंदा रहते हैं। बहुत खूबसूरत। अब बात करते हैं उस सम्मान की जिसने आपके काम को आपको एक नई पहचान दी। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025। जब आपको ये खबर मिली, पहला रिएक्शन क्या था? वो पल, वो तो अविश्वसनीय था। जब मुझे बताया गया तो कुछ देर तक तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैं एकदम स्तब्ध थी। मुझे लगा ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, ये मेरे लोगों का सम्मान है, मेरी भाषा का, मेरी मिट्टी का सम्मान है। एक छोटे से गांव से निकलकर राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिलना, ये सपने जैसा था। ये पुरस्कार पहचान तो देता है, पर साथ में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी देता है। हाँ, वो तो है कि अब और अच्छा लिखना है और गहराई से अपने समाज की बातों को, उनकी आवाज को सामने लाना है। इस पुरस्कार के बाद क्या बदलाव महसूस किया आपने अपने जीवन में या लोगों के नजरिए में? एक बड़ा बदलाव तो ये देखा कि लोग अब आदिवासी साहित्य को, आदिवासी लेखकों को थोड़ा और गंभीरता से लेने लगे हैं। अच्छा। पहले जहां सवाल होते थे, अब थोड़ी जानने की इच्छा दिखती है। मुझे अपनी बात रखने के लिए ज्यादा मंच मिल रहे हैं, पाठकों से बात करने का मौका मिल रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब मेरे गांव के कुछ युवा कहते हैं कि दीदी हमें भी लिखना है। अरे वाह! तब लगता है कि इस पुरस्कार का असली मतलब यही है, जब आप दूसरों को प्रेरणा दे पाते हैं। बिल्कुल। आदिवासी साहित्य की अभी की स्थिति पर आपकी क्या राय है? क्या उसे मेन स्ट्रीम लिटरेचर में वो जगह मिल पा रही है जो मिलनी चाहिए? देखिए, स्थिति पहले से बेहतर तो हुई है, पर अभी भी लंबा रास्ता तय करना है। अक्सर इसे लोक साहित्य या क्षेत्रीय साहित्य कहकर थोड़ा सीमित कर दिया जाता है। हाँ, ये होता है। जबकि इसमें भी वही मानवीय भावनाएं हैं, वही दर्शन है, वही साहित्यिक गहराई है जो किसी भी मुख्य धारा के साहित्य में हो सकती है। जरूरत है कि इसे सिर्फ हाशी की आवाज न माना जाए, इसे भारतीय साहित्य का एक जरूरी हिस्सा माना जाए। हमारी कहानियों को, हमारे अनुभवों को भी बराबर का महत्व मिले। मेरी कोशिश है कि मेरा लेखन इस दिशा में एक छोटा सा योगदान दे सके। आप कहती हैं कि कविता आपके लिए एक संवाद है। मेरे लिए कविता सिर्फ अपने मन की बात कह देना नहीं है। जब मैं लिखती हूँ तो मुझे लगता है जैसे मैं किसी से बात कर रही हूँ, कभी अपने पुरखों से, कभी प्रकृति से, कभी आने वाली पीढ़ी से, तो कभी खुद अपने आप से ही। ये एक तरह का पुल है जो मुझे अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों से जोड़ता है। ये दुनिया को, रिश्तों को, अपने होने को समझने और समझाने का एक तरीका है। ये एक तरफा बयान नहीं है, ये एक चलती हुई बातचीत है। आपकी कविताओं में आदिवासी स्त्री की आवाज बहुत मुखर है, बहुत सशक्त। ये कैसे संभव हुआ? शायद इसलिए कि मैंने अपने आसपास की औरतों की चुप्पी को, उनके अनकहे दर्द को, उनकी दबी हुई इच्छाओं को बहुत करीब से महसूस किया है। मैंने देखा है कि वो कितना कुछ सहती हैं, पर साथ ही उनमें रचने की, गाने की और जरूरत पड़ने पर विरोध करने की भी गजब की क्षमता होती है। बिल्कुल। मेरी माँ, मेरी दादी, गांव की दूसरी औरतें, उन सब की ताकत, उनका संघर्ष मेरी प्रेरणा बने। मैंने तय किया कि मैं उनकी आवाज बनूंगी, उनकी कहानियों को दुनिया तक पहुंचाऊंगी। आदिवासी स्त्री सिर्फ एक विक्टिम नहीं है, वो एक योद्धा भी है, एक सृजनकर्ता भी है। मेरी कविताएं उसी पहचान को दिखाने की कोशिश करती हैं। आज बहुत से युवा, खासकर आदिवासी युवा, आपको एक प्रेरणा मानते हैं। उनके लिए आपका क्या संदेश है? मेरा संदेश बस यही है कि अपनी जड़ों को कभी न भूलें।
आगे बढ़ना जरूरी है, मॉडर्न होना जरूरी है, लेकिन अपनी पहचान, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपना इतिहास, इसे खोकर नहीं। सही बात है। इन्हें जाने, समझें, इन पर गर्व करें और इन्हें साथ लेकर आगे बढ़े। मैं युवाओं से कहूंगी कि अपनी कहानी खुद कहिए, लिखिए, बोलिए, गाइए, चित्र बनाइए, किसी भी तरह से अपनी बात कहिए। आपकी आवाज में ताकत है, उसे दुनिया तक पहुंचने दीजिए। भविष्य के लिए क्या योजना है? क्या कविता के अलावा दूसरी विधाओं में भी लिखने का इरादा है, जैसे गद्य, उपन्यास? हाँ बिल्कुल, मेरी योजना एक उपन्यास पर काम करने की है, जो शायद आदिवासी समाज की कुछ पीढ़ियों की कहानी कहेगा, खासकर औरतों के नजरिए से। अच्छा। और मैं बच्चों के लिए भी लिखना चाहती हूँ, ऐसी कहानियां जो उन्हें खेल खेल में अपनी संस्कृति से, अपनी जड़ों से जोड़े। क्या अपनी मातृभाषा कुड़ोख में लिखने की भी कोई योजना है? जी, मैं कुछ कविताएं कुड़ुक में लिख भी रही हूँ, अभी तैयार कर रही हूँ। मेरी बहुत इच्छा है कि हमारी जो मातृभाषाएं हैं उनमें भी अच्छा साहित्य लिखा जाए, ताकि ये भाषाएं सिर्फ बोलचाल तक ना रह जाए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। लिखित रूप में भी ये समृद्ध हों। तो हाँ, भविष्य में एक कुड़ुक कविता संग्रह लाने का विचार है। आप आने वाले समय में साहित्यिक दुनिया में अपनी क्या भूमिका देखती हैं? मैं खुद को एक पुल की तरह देखती हूँ, जो आदिवासी अनुभवों को, वहाँ की कहानियों को मुख्य धारा के पाठकों तक पहुँचा सके और दोनों के बीच एक संवाद बना सके। सिर्फ लिखना ही नहीं, बल्कि साहित्य को अलग अलग मंचों तक ले जाना, स्कूलों, कॉलेजों तक, गांव, शहर तक, ताकि ये सिर्फ कुछ खास लोगों तक सिमट कर ना रह जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन का हिस्सा बने। जाते जाते द ट्राइबल पॉडकास्ट के जरिए हमारे सुनने वालों को, खासकर युवाओं को, क्या कहना चाहेंगी? मैं सबसे पहले तो द ट्राइबल पॉडकास्ट का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे ये मंच दिया। आप जो काम कर रहे हैं आदिवासी युवाओं की कहानियों को, उनकी आवाज़ों को सामने लाने का, ये बहुत बहुत ज़रूरी और सराहनीय काम है। शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मंच और भी बहुत सी अनसुनी कहानियों को सामने लाता रहेगा। सभी सुनने वालों को मेरा धन्यवाद और जोहार। बहुत बहुत शुक्रिया पार्वती जी, इस बेहद प्रेरणादायक और गहरी बातचीत के लिए। आपकी यात्रा, आपके विचार यकीनन बहुत से लोगों को हौसला देंगे। ये बातचीत दिखाती है कि कैसे अपनी जड़ों से जुड़कर, अपनी आवाज उठाकर कोई भी फिर उग सकता है। दोस्तों, पार्वती जी की ये बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। हमारे आसपास भी ऐसी कितनी ही कहानियां हैं, कितनी ही आवाजें हैं जो अनसुनी रह जाती हैं। क्या हम उन्हें सुनने की, समझने की कोशिश करते हैं? इसी सवाल के साथ आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जोहार और जय धर्म।